नमस्कार, उत्तराखंड खबरों में आपका स्वागत है। मैं आशनी दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका खबरों का, उससे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा आज। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हाईवे सर्वेक्षण। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति की एसआईटी ने शुरू की जांच। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति फर्जीवाड़ा मामले दूसरे चरण की चारधाम यात्रा को फिर शुरू करने पर मंथन। समिति संख्या ने गंगोत्री धाम भेजने जा रहे श्रद्धालु। नैनीताल में सीसी मार्ग धंसने के साथ ही सेफ्टी वालों में आई दरारें। पहाड़ी में हुए भूस्खलन के चलते आपस में घरों में बड़ा खतरा। रुड़की में सांपों के जहर का अवैध कारोबार का खुलासा। छापेमारी में 88 जहरीले सांप बरामद। आप देख रहे हैं खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में आपदा से हुए भारी नुकसान को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, को लेकर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि राज्य को करीब 6000 करोड़ का नुकसान हुआ है। ऐसे में पीएम का दौरा बेहद अहम साबित होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार द्वारा केंद्र से जो क्षति पूर्ति और मदद मांगी गई है वह और बढ़कर मिलेगी, जिससे प्रदेश को बड़ी राहत मिलेगी। सर तो टीपी में जब देखिए, जिस तरह इस बार आपदा आई है, जिस तरह की क्षति उत्तराखंड में हुई है, तो लगभग 6000 करोड़ का नुकसान हम लोग दौरा कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों का रहेगा, ये उम्मीदें लेकर आया है। और मुझे लगता है कि जो हम लोगों ने वहाँ से क्षतिपूर्ति मांगी है और केंद्र से जो मदद मांगी है, निश्चित तौर पर बढ़ा करके हमको मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। और इससे बहुत राहत उत्तराखंड को मिलने जा रही है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर हल्द्वानी से है, जहां महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 138वीं जयंती पूरे प्रदेश के साथ पूरे उत्तराखंड में जगह जगह धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ जगह जगह श्रद्धालु सुमन अर्पित कर उनको याद किया जा रहा है। हल्द्वानी के तिकनुया स्थित पंत पार्क में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर हल्द्वानी मेयर राज बिशिष्ट के अलावा जनप्रतिनिधियों ने माल्यार्पण कर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान हल्द्वानी महापौर गजराज बिष्ट के अलावा कई जनप्रतिनिधि और समिति से जुड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कई स्कूल बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ उन्हें योगदान को भी याद किया गया। पूरे देश में और विशेषकर उत्तराखंड प्रदेश में आदरणीय पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की 138वीं जयंती मनाई जा रही है। मैं समझता हूँ कि
उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास, उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प आज उत्तराखंड का हर प्रत्येक वासी, प्रत्येक जन ले रहा है। उन्हीं के कारण हम सब लोग आज ये देश आज़ाद भी हुआ। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया और प्रदेश, उत्तराखंड प्रदेश, तब ये उत्तर प्रदेश हुआ करता था, इसका नाम पूरे विश्व के अंदर, पूरे देश के अंदर उन्होंने इसका नाम को रोशन किया है। खबर भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा वनवासा से है, जहां नेपाल में हुई हिंसा के बाद पूरे बॉर्डर को सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि सीमा में सशस्त्र सीमा बल व पुलिस बल को तैनात किया गया है। आपको बता दें कि साथ ही सभी सुरक्षा एजेंसी के उच्च अधिकारियों द्वारा भी सीमा पर लगातार नजर बनाई हुई है। नेपाल से भारत आने वाले नेपाली आम नागरिकों के लिए सीमा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्वास्थ्य सुविधा के लिए सीमा पर सुविधा दी जा रही है। साथ ही भारत से नेपाल जाने वाले नागरिकों को जाने की अनुमति दी जा रही है। वह नेपाल से भारतीय मूल के निवासियों को भारत आने पर भी प्रतिबंध नहीं है। वहीं आपको बता दें कि नेपाल में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी हिंसा होती है तो उसका असर भारत की सीमावर्ती क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इसी प्रकार आज बनबसा मेला घाट व टनकपुर के बाजारों में सन्नाटा नजर आ रहा है। नेपाल में 2 दिन से फंसे हुए पर्यटक का कहना है कि बहुत ही भयानक मंजर देखने को नेपाल में मिला और आज जैसे ही थोड़ी सी शांति व्यवस्था नजर आई, वहां से निकलकर हम भारत आ गए। भारत पहुंचने के बाद सुकून महसूस हो रहा है। कल नेपाल का मंजर बहुत ही भयानक था और मैं डरा हुआ था, अपने दोस्तों के घर में ही रुका हुआ था। आज मुझे मेरे दोस्त द्वारा अन्य मार्गों से किसी तरह से बचाकर भारतीय सीमा तक पहुंचाया गया और अब मैं भारत आ गया हूं तो मुझे सुकून महसूस हो रहा है। वहीं पुलिस अधीक्षक चंपावत अजय गणपति का कहना है कि भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। हमारे द्वारा पूर्ण तरीके से सीमा पर नजर बनाई गई है। किसी भी प्रकार की अगर कोई भी अनैतिक गतिविधि अगर सीमा पर होती है तो उसके लिए हम तैयार हैं और सीमा पर इमरजेंसी सेवा के अलावा सभी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। हाँ, नेपाल से आ रहा हूँ। अच्छा। और बहुत हाँ दिक्कत हुई थोड़ा आईडी कार्ड को लेके, और लेकिन जब रिटर्न आ रहे थे तो वहाँ पे बहुत सारे आर्मी वगैरह थे, जाने नहीं दे रहे थे। हम ऐसे आए शॉर्टकट लेके, वो खुद ही रास्ता बताए कि ऐसे जा सकते, तो हेल्प किए। तो हम बॉर्डर में आए, फिर वहाँ पे फिर हमको रोके और पूछे कि इंडिया की तरफ से कुछ दिक्कत नहीं है, वो लोग बस अपना आईडी कार्ड चेक कर रहे अच्छे से और फिर जाने दे रहे। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पचवादून में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है, जिसके चलते आज भी डाक पत्थर क्षेत्र में खनन और पुलिस विभाग की संयुक्त छापेमारी कार्रवाई के दौरान 6 ट्रैक्टर ट्रॉली को मोटर अधिनियम और अवैध खनन अधिनियम मामले में सीज किया गया। बता दें कि मानसून सीजन में तमाम नदियों के खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध रहा है, जो इन दिनों भी जारी है। बावजूद इसके अवैध खनन माफिया सभी नियम कायदों को दरकिनार करते हुए अवैध खनन कर राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं उफनाई नदियों में उतर कर अवैध खनन के दौरान अपनी जिंदगियों को भी दांव पर लगा रहे हैं, जिसको चलते कल भी कोतवाली विकासनगर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली थी, जिसमें अवैध खनन मामले में शामिल 4 ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज कर दिया गया। वहीं आज भी ऐसी ही कार्रवाई को अंजाम देते हुए 6 ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज किया गया। खास बात ये रही कि आज भी कार्रवाई के दौरान पकड़े गए कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली में नंबर तक मौजूद नहीं थे। ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि खनन माफिया किस तरह बेखौफ होकर नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसी बीच आपको देहरादून से बड़ी जानकारी बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देहरादून दौरा आज। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड की आपदा प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण पीएम। आपको बता दें कि हाईवे सर्वेक्षण के बाद समीक्षा बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की आवागमन को लेकर प्रशासन अलर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देहरादून दौरा आज। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड की आपदा प्रभावित क्षेत्रों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे हवाई सर्वेक्षण। आपको बता दें कि हवाई सर्वेक्षण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे समीक्षा बैठक। पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं देहरादून से। हाईवे सर्वेक्षण के बाद पीएम मोदी करेंगे समीक्षा बैठक। आपको बता दें कि पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज देहरादून दौरा। पीएम मोदी हवाई सर्वेक्षण के बाद करेंगे समीक्षा बैठक। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं देहरादून से। पीएम मोदी का देहरादून दौरा आज, आपको बता दें। अब खबर देहरादून से है, जहां पड़ोसी देश नेपाल इस समय सबसे बड़े राजनीतिक व सामाजिक संकट से गुजर रहा है। खुफिया एजेंसी ने सावधान किया कि असामाजिक तत्व सीमावर्ती इलाकों में अशांति फैला सकते हैं। वहीं भाजपा के धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने भी इस पर चिंता जताते हुए बताया कि ये गंभीर विषय है। नेपाल पूरी तरीके से हिंदू राष्ट्र है, साथ ही जिस प्रकार की स्थिति नेपाल में बनी हुई है वह पूरे सनातन पर चोट करने वाली है। साथ ही उत्तराखंड जो कि सीमांत क्षेत्र है, उसकी सुरक्षा के लिए सजग रहने की आवश्यकता है, जिसके लिए सरकार द्वारा सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट भी किया जा रहा है। आपको बता दें। और मात्र सीमा से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। नेपाल एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जिसको हम कह सकते हैं पूर्णतः हिंदू राष्ट्र, और वहाँ जिस तरह की का ये जो अभी दृश्य बना है, उसके कारण जो अस्थिरता नेपाल के अंदर आ रही है वो पूरे सनातन पर चोट करने वाली है भविष्य में आकर। तो उसको देखने की आवश्यकता है, और क्योंकि हम सीमांत क्षेत्र है तो निश्चित तौर पर हमको सजग भी रहना पड़ेगा और अपनी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट भी करना पड़ेगा, वो हम लोग कर भी रहे हैं। खबरों की ओर बढ़ते हैं। रुड़की से बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। खंजरपुर क्षेत्र के एक गोदाम से सांपों के जहर का अवैध कारोबार पकड़ा गया। वन विभाग की टीम ने छापेमारी कर यहां से 86 जहरीले सांप बरामद किए हैं। आपको बता दें कि इनमें बेहद खतरनाक प्रजातियां कोबरा और रसेल वाइपर भी शामिल है। बताया जा रहा है कि इन सांपों का इस्तेमाल जहर निकालकर काले बाजार में बेचने के लिए किया जा रहा था। दरअसल ये कार्रवाई पीपल फॉर एनिमल्स PFA संगठन की शिकायत पर हुई। शिकायतकर्ता गौरव गुप्ता ने वन विभाग को सूचना दी कि खंजरपुर क्षेत्र के गोदाम में लंबे समय से सांपों की तस्करी और जहर का अवैध धंधा चल रहा है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गोदाम में छापेमारी की। जैसे ही गोदाम का ताला टूटा, वहां का नजारा देखकर अधिकारी भी दंग रह गए। छोटे छोटे डिब्बों और कंटेनरों में जहरीले सांप ठूंस कर रखे गए थे। छापेमारी में 86 सांप बरामद किए गए। इसमें खास तौर पर 2 प्रजातियां कोबरा और रसेल वाइपर शामिल हैं, जिसका जहर काले बाजार में लाखों करोड़ों रुपए में बेचा जाता है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस कारोबार का जो लाइसेंस पहले दिया गया था वह काफी पहले ही एक्सपायर हो चुका है। बावजूद इसके अवैध धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। इस दौरान मौके पर गोदाम मालिक फरार हो गए और टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इतना बड़ा अवैध कारोबार वन विभाग की नजरों से अब तक कैसे बच रहा। प्रॉपर कड़ी ये है कि हमें मुखबिर खास से सूचना मिली थी कि ये नितिन कुमार नाम का एक व्यक्ति है जो बड़े पैमाने पर सांप के जहर की और सांपों की तस्करी करता है। और जितना भी ये सांप का जो जहर है, वो जितने भी तस्कर हैं जो रेप पार्टी ऑर्गेनाइज कराते हैं, जैसे आपको पता होगा पिछले दिनों हमने एलविश यादव को पकड़ा था सांप के जहर के साथ। एलविश यादव और उसके गिरोह के लोगों को ये जहर सप्लाई होता था रेप पार्टियों में। और ये जांच का विषय है कि इतने बड़े पैमाने पे यहाँ काम हो रहा है। यहाँ सांप रखे हुए हैं जंगल में,
ठीक है। 2023 की ये परमिशन दिखा के, जबकि इसकी परमिशन लैप्स है, उसके बाद ही उस परमिशन को दिखा के यहाँ पर सांप ला रहे हैं, सांपों का जहर निकाल रहे हैं। अभी जो है मौके पे जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे एक फैसिलिटी चल रही है कि जिसमें सांप रखे हुए हैं, तो उसके एवज में हम लोग मौके पे आए हैं और हमको सांप बरामद भी हुए हैं, 2 प्रजाति के, कोबरा है और रसल वाइपर है। तो उसके केस में हमने अभी सांपों को अपनी अभिरक्षा में ले लिया, बाकी कार्रवाई हम कर रहे हैं। सर क्या रखने के बाद अनुमति किस तरीके जो भी इसमें अपडेट होगी वो हम लोग आपको बता देंगे। लेखा जोखा मिला इसके आपको? लेखा जोखा क्योंकि मालिक अभी मौके पे है। वेमन मिला या नहीं मिला? नहीं, वेनम नहीं मिला। हल्द्वानी पहुंचे ट्रांसपोर्ट नगर के कारोबारी ने नगर निगम में मेयर से मुलाकात करते हुए नगर निगम द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर की दुकानों पर संपत्ति कर लगाए जाने का विरोध किया। ट्रांसपोर्टर नगर के कारोबारी ने कहा कि गोला नदी में खनन की मंदी और बागेश्वर खड़िया खनन बंद हो जाने से ट्रांसपोर्टर नगर में व्यापारियों का धंधा पूरी तरीके से मंदा पड़ चुका है। ऐसे में उनके ऊपर संपत्ति कर लगाना अनाय साबित होगा। इसीलिए ट्रांसपोर्टर नगर व्यापारी एसोसिएशन द्वारा मेयर गजराज बिष्ट ने मुलाकात कर संपत्ति कर न लगाए जाने की मांग की। इस हल्द्वानी नगर निगम में रहने वाले सभी लोगों से अनुरोध है, निवेदन है कि निगम चलाने में, निगम के काम में, निगम द्वारा जो विकास कार्य किए जा रहे हैं उसमें हम आप सबका सहयोग चाहिए, सभी लोगों का, वो छोटे व्यापारी हों, बड़े व्यापारी हों, और निगम हमेशा आपके साथ खड़ा है। उनको भी यही कहा है कि उन्होंने बहुत सारी अपनी समस्याएं बताई हैं। मैंने कहा कि मैं 7 फरवरी से मैं मेयर बना हूँ, अभी तक आप किसी समस्या को लेकर मेरे पास आए नहीं हैं। मैंने उनसे कहा कि जितनी भी आपकी समस्या है ट्रांसपोर्ट नगर की, उन सभी समस्याओं को लेकर एक बार मुझे दें। निश्चित रूप से उसमें से जितनी भी समस्याएं धीरे धीरे उनको उन सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करें। पहले ये पूरे ट्रांसपोर्ट नगर में नोटिस बांटे गए थे संपत्ति कर को लेके। अब उसमें आज हमने प्रदर्शन भी किया था। फिर आज माननीय मेयर साहब के पास आए कि हम लोगों ने अपनी पीड़ा इनको बताई कि ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के पिछले कई सालों से बहुत बुरा हाल है, कारोबार दिन प्रतिदिन पिछड़ता जा रहा है, फाइनेंशियली पोजीशन बहुत पुअर है ट्रांसपोर्टर की, टैक्स देने के बिल्कुल सक्षम नहीं है वो, मतलब इतना भार है कि उसके बाद क्या है कि पहाड़ों में खड़िया बंद हो गई, गोला खनन का काम भी बहुत मंदे दौर से गुजर रहा है। हमारे इस कुमाऊं क्षेत्र में इसके अलावा कोई जरिया भी नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम ये नहीं है कि आदमी यहाँ से खड़िया की आवक जाना और आना लगा रहता है। मांग यही थी कि जो हमारे पास ये कर लगाया गया है इसको भी माफ़ किया जाए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय में इतनी स्थिति नहीं है कि उसको जो है हर आदमी सर्वाइव कर सके उसको जो है। तो इसीलिए हम उनके लिए आए थे कि भाई इसको जो है क्षमा किया जाए, इसको कर को जो है। तो अभी मेयर साहब ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी आगे कोई रणनीति और बनती है तो फिर आगे जो हिसाब से देखा जाएगा जो भी है। व्यापारियों को बिल्कुल बुरी तरीके से ख़त्म करने की पोजीशन पर लगी हुई है गवर्नमेंट। कोई काम नहीं है, हम लोग काम से मतलब आज जब कोरोना टाइम से काम की बिल्कुल पोजीशन ख़त्म है। खरिया बंद, गोला बंद, अभी ये पहाड़ बरसात की आपदा आई इससे परेशान, ऊपर से फिर ये टैक्स का मसला रख दिया। कारोबार बिल्कुल ना के बराबर है, 0 पॉइंट पर है। यही लेकर आए थे मेरे साहब के पास, साहब इसको टैक्स को अभी रोक दिया जाए, क्योंकि अभी हम लोगों को अपने ही खर्चे करने भारी हो रहे हैं। नैनीताल में बीते दिनों हुई मूसलाधार बारिश से अल्मा कॉन्टेज क्षेत्र का सीसी मार्ग धंसने के साथ ही सेफ्टी बॉल में दरारें आ गईं। पहाड़ी में हुई भूस्खलन के चलते आसपास के घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। लगातार बारिश और सालों से बने धंसाव की स्थिति के कारण ये खतरा और बढ़ गया, जिससे प्रशासन ने तत्काल सुरक्षा उपाय करते हुए इलाके में वाहनों की आवाजाही रोक दी है। स्थानीय लोग तत्काल सुरक्षा उपाय और स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। सड़क के तेजी से धंसने और सेफ्टी बॉल में दरारों के कारण ऊपर स्थित कई घरों पर गिरने का खतरा बना हुआ है। वहीं मामले में एसडीएम नवाजिस खालिक का कहना है कि उनके द्वारा भूस्खलन क्षेत्र का निरीक्षण, भूस्खलन क्षेत्र के स्थायी उपचारक के लिए सर्वेक्षण करवाया जा रहा है। फिलहाल सुरक्षा के मद्देनजर लोक निर्माण विभाग को तत्काल प्रभाव से अस्थायी उपचार करने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर इतना ट्रैफिक के वजह से क्या नाम कहते हैं सारी टूट गई है, और ये सीसी रोड है, जबकि इसमें रोड कट नहीं होता है। इसमें जितने भी ट्रक फरक आते हैं और क्या नाम कहते हैं जितने ये सीमेंट रेता बजरी जो आता है
और पर्यटकों की गाड़ियाँ इतनी लंबी चौड़ी आती हैं कि ये रोड हिल जाती है। तो हाल ही में ये डीएम साहब नैनीताल को दे रखा है यहाँ के विधायक द्वारा कि भैया उसमें 40-45 आदमी यहाँ पर रहते हैं, बहुत ही खतरा है। वो कई बार यहाँ फोटो ले गए हैं और उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। और आज से नहीं 10 साल पुराना, अगर इसमें सरकार ध्यान नहीं देती है रुकेगा नहीं आपका। खबर उत्तर कवासी से है, जहां मानसून सीजन के दौरान जनपद में आई आपदा के बाद दूसरे चरण की चारधाम यात्रा को पुनः सुचारू कराने की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से बातचीत की। जिलाधिकारी ने कहा कि धराली आपदा के बाद गंगोत्री धाम की यात्रा बीते दिन से शुरू हो चुकी है, लेकिन यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग अनेक स्थानों पर बाधित होने से यमुनोत्री धाम की यात्रा अगले 13 सितंबर से शुरू कराने का निर्णय लिया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि मौसम और सड़क मार्ग की स्थिति को देखते हुए यात्रियों को सीमित संख्या में गंगोत्री धाम भेजा जा रहा है। वर्तमान में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग धरासू, नालूपानी, हेलगुम संवेदनशील स्थान है, जहां रुक रुक के भूस्खलन हो रहा है। सुरक्षा के दृष्टिगत उक्त स्थानों में सड़क मार्ग को सुचारू करने हेतु पर्याप्त मशीनरी एवं टीमें तैनात की गई हैं। वहीं यमुनोत्री धाम की यात्रा अगले सप्ताह तक पुनः शुरू करने का प्रयास जारी है। जिलाधिकारी ने कहा कि यमुनोत्री नेशनल हाईवे जंगलचट्टी बनास फूलचट्टी के पास क्षतिग्रस्त है। जंगलचट्टी में करीब 150 मीटर सड़क मार्ग का हिस्सा ध्वस्त हो चुका है, जिससे सुरक्षित और समतलीकरण का कार्य प्रगति से है। इसी तरह से बनास में करीब 40 मीटर सड़क का हिस्सा ध्वस्त हो चुका है। फूलचट्टी में भी सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त है, जिससे एनएच द्वारा 12 सितंबर तक सुचारू करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। के पीछे कूड़ा लीगेसी वेस्ट में कहूँगा काफ़ी सालों से रखा हुआ है, उसको लेकर नगर पालिका से मेरी अभी रिसेंटली तो बात नहीं हुई थी, लेकिन करीब 15-20 दिन पहले बात हुई थी, जब ये मैसेज मिला था कि कुछ कूड़ा नदी में गिरा है। मैंने मीडिया के थ्रू ही देखा था, तब मेरी बात हुई थी। तो उनका ही कहना था कि जिस एजेंसी को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो एजेंसी बरसात का समय पे, क्योंकि कावड़ में हमने बंद किया था, नॉट अलाउड था उस समय, रास्ते ब्लॉक किए थे बड़ी गाड़ियों के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप